अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सिफ़ातुल हुरूफ लेटर की करेक्टरिस्टिक्स। और हमने देखा कि दो टाइप की सिफ़ात होती हैं, एक है टेम्परेरी और एक है परमानेंट। यानी कि एक होती हैं कि जो लाज़िमा हैं, परमानेंट हैं, हर वक्त होती हैं लेटर में, और एक है टेम्परेरी आरिदा जो किसी सिचुएशन में लेटर में होती है, हर वक्त नहीं होती वो सिफ़ा। और फिर हमने देखा कि जो सिफ़ात लाज़िमा हैं उनके दो ग्रुप्स हैं। एक है विद ऑपोजिट, यानी कि उसमें क्या होता है कि सिफ़ात के ऑपोजिट एक और सिफ़ा होती है, और उसमें हमने 4 ग्रुप्स देखे। नंबर 1 उसमें ब्रेथ, हम्स या जहर होगी। फिर साउंड की अगर बात करें तो शिद्दा, रखावा या तवस्सुत होगा। उसके बाद टंग एलिवेट होगी या नहीं होगी, तो उसमें हमने इस्तेआला और इस्तेफाल को देखा। और फिर चौथा हमारा ग्रुप जिसमें कितनी टंग स्टिक करेगी पैलेट पे, और उसमें 2 ग्रुप्स जो हमारे पास थे, इतबाक और इन्फिताह। ये तो थे ऑपोजिट सिफ़ात कि ये लेटर या तो एक सिफ़ा में होगा या दूसरी उसके ऑपोजिट सिफ़ा में होगा, दोनों में से किसी एक में ज़रूर होगा, ज़रूर वो सिफ़ा लेटर में होगी। अब हम देखते हैं विदाउट ऑपोजिट, जिसे कहते हैं गैर मुतज़ादा। विदाउट ऑपोजिट, गैर मुतज़ादा, उसमें सबसे पहले हमारे पास है कलकला। कलकला का मतलब क्या होता है? कलकला कि ये वो क्वालिटी है कि जैसे मखरज में वाइब्रेशन का होना, वाइब्रेट करना मखरज का, या मखरज में डिस्टर्बेंस का होना। और इसमें लेटर हमारे पास हैं कुतब जद, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। तो जिस तरह आपने बाकी के फ्रेजेस याद किए थे हम्स के और शिद्दा के, इसी तरह से आपने ये फ्रेज़ भी याद करना है। कुतब जद जो हैं वो कलकला के लेटर्स हैं। और कलकला होता क्यों है इन लेटर में? क्योंकि ये वो लेटर हैं जिनमें शिद्दा है, यानी कि साउंड कटिंग है, और जहर है, यानी कि ब्रेथ भी कटिंग है। तो इसी वजह से, क्योंकि शिद्दा भी है और जहर भी है, और इसमें क्या होता है कि जो साउंड है उसको निकलने का कोई मखरज नहीं मिलता, निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो जिसकी वजह से कलकला होता है। कलकला के लेवल्स हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और, कलकला हमेशा लेटर में होता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि ये परमानेंट सिफ़ात हैं, लाज़िमा सिफ़ा है, तो कलकला हमेशा इन लेटर में होता है, चाहे वो फ़तह दमा कसरा के साथ हो, चाहे वो सुकून के साथ हो, चाहे वो शद के साथ हो लेटर। लेकिन क्या है कि जब वो फ़तह दमा कसरा यानी कि मुतहरिक होता है, तो क्या है कि आवाज़ मखरज तक पहुँचती है तो मखरज आगे से बंद होता है। इस वजह से साकिन लेटर में कलकला होता है, बाउंस होता है वो मखरज से, यानी कि साउंड बाउंस हो जाता है फिर। मगर जब हरका उसके ऊपर होता है ना, फ़तह दमा कसरा, तो क्योंकि हरका की मूवमेंट भी तो है ना एक, के हम जैसे कहें कि बा फ़तह बा, तो उसमें हमारा मुंह खुलता है, जौ को हम खोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम फ़तह दमा कसरा को अदा करने के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, जिसकी वजह से उसमें कलकला नहीं होता, क्योंकि कलकला जो है वो मिक्स हो जाता है फिर ये फ़तह दमा कसरा के साउंड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कलकला इन लेटर में सिर्फ साकिन हो या शद हो तो होता है, हमेशा होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि कलकला के लेवल्स। तो सबसे पहले है कलकला कुब्रा। कलकला कुब्रा क्या होता है कि स्टॉपिंग एट कलकला लेटर्स विद शद्दा। जैसे कि यहाँ पे देखें, अल हज्जू में जीम के ऊपर शद है,
तो एक्चुअली जब किसी लेटर पे शद होती है तो उसका मतलब होता है 2 लेटर्स। तो यहाँ पे 2 जीम थे और 2 जीम को कलकला देना मुश्किल है। जैसे अल हज्ज किस तरह से उसको पढ़ा जाएगा, तो पढ़ नहीं सकते आप। इसलिए उन दोनों लफ्ज़ों को एक जगह एक लिखकर उसके ऊपर शद डाल दी गई है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो अब इसको हम जब कलकला देंगे अल हज्ज, अल हज्ज, तो ये कलकला सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला है ये। जब भी कोई लेटर लास्ट लेटर हो और उस पर हम रुक रहे हैं, यानी कि हम किसी भी लफ्ज़ पे रुकें और उस लफ्ज़ का आखिरी लेटर कलकला का हो और उसके ऊपर शद हो, तो हम वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला देंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कलकला वुस्ता, दरमियानी कलकला। वो हम कब देते हैं? जब हम स्टॉपिंग एट कलकला लेटर विद सुकून एट द एंड ऑफ आया, यानी कि जब हम रुकते हैं कलकला के लेटर पे और कलकला के लेटर पे सुकून भी होता है और एंड ऑफ द आया, यानी कि आयत के एंड कर रहे हैं हम, या हम वहाँ पे रुक रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वो कलकला वुस्ता होगा। जैसे यहाँ पे देखें लक़द, लक़द, तो ये कलकला दरमियान का है, मिडल है। उसके बाद है कलकला सुगरा। कलकला सुगरा में क्या होता है कि कलकला इन द मिडल ऑफ द वर्ड, यानी कि कहीं भी दरमियान में जब कहीं कलकला आएगा, कलकला के लेटर्स आएंगे, तो वहाँ पे स्मॉल कलकला होगा, कलकला सुगरा होगा। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वीक होता है। सबहा, सबहा। तो अब आप इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो जैसे अल हज्जु, अल हज्ज, लक़द, सबहा, तो तीनों में जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट जो कलकला है वो शद के साथ है। फिर किसी आयत के एंड पे अगर कलकला का लेटर है, स्टॉप कर रहे हैं, तब होगा। और फिर सबसे कम जो कलकला होता है वो दरमियान में जब कोई लेटर आए तो उस पर होता है। कलकला में जो एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा हम करते हैं कि कलकला को स्लो पढ़ते हैं। जैसे सबहा, 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 तो कलकला का मतलब भी यही है कि हिट और रन, यानी कि तेज़ी से मखरज पे जाके वापस आना है। सब, सब, बा का मखरज है, दोनों लिप्स को बंद करना और खोलना, तो आपने ये काम जल्दी से करना है। सब, 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 इस तरह से स्लो कलकला नहीं देना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। इसके बाद हमारा जो अगली सिफा है वो है सफ़ीर। और सफ़ीर जो है इसका मतलब होता है विसल लाइक साउंड, यानी कि विस्लिंग की तरह का साउंड होता है, सीटी की सी आवाज़। और इसमें जो हमारे पास लेटर हैं वो है सौद, सीन और ज़ा। सफ़ीर में भी जिस तरह कलकला में होता है, इस तरह सफ़ीर में भी कुछ लेवल है कि जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग सफ़ीर विस्लिंग साउंड सीन में आता है, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ज़ा में, और सबसे वीक या लो लेवल का जो विस्लिंग साउंड है वो आता है सौद में। इसके पीछे रीज़न क्या होती है सफ़ीर के पीछे? क्योंकि विस्लिंग साउंड इसलिए देते हैं क्योंकि इनका जो मखरज होता है वो नैरो होता है, टाइट होता है, जिसकी वजह से ये आवाज़ बड़ी शार्प सी आवाज़ आती है विस्लिंग की। और ये बात है कि जितना मखरज नैरो होगा उतना ही सफ़ीर भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब है सीन में सबसे ज़्यादा हमारा जो मखरज होता है, ज़ुबान की टंग जो नीचे वाले जो दांत हैं उनके अंदर वाली साइड पे जब लगती है, तो क्या है कि वहाँ सबसे ज़्यादा वो नैरो जगह होती है साउंड के निकलने की, इसलिए उसमें विस्लिंग साउंड सबसे ज़्यादा सुनाई देता है, जैसे कि अस, अस। और इसी तरह ज़ा में भी सफ़ीर है मगर उसका मखरज थोड़ा कम नैरो है, तो टंग मखरज पर वाइब्रेट करती है, क्योंकि उसमें ज़ा में हवा नहीं होती ना, उसमें जहर है, हम्स नहीं है, लेकिन सीन में हम्स है।
तो जहर है इस वजह से सिर्फ रखावा यानी कि साउंड है, रनिंग साउंड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़ुबान की जो नोक है वो मखरिज पर वाइब्रेट करती है, जिससे बजिंग साउंड आता है, जैसे कि आज आज। आप देखें कि अगर जब आप कहते हैं आस तो कोई वाइब्रेशन नहीं होती, आज वाइब्रेशन होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हवा नहीं है, सिर्फ साउंड है और मखरज कम नैरो है। और सौद में क्या है कि इसका जो सौद में जो मखरज होता है ना वो इतना नैरो नहीं होता जितना सीन और जा में है, जिसकी वजह से विस्लिंग साउंड इतना नहीं आता, क्योंकि साउंड को एक मखरज मिल जाता है, एक एग्जिट मिल जाती है निकलने के लिए। आस आस। तो ये है सफ़ीर हमारा दूसरा करैक्टरिस्टिक्स। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनहराफ पे। इनहराफ में क्या मतलब होता है इसका? ड्रिफ्टिंग ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर ड्यू टू इट्स इनकम्प्लीट पाथ। यानी कि क्या है कि इनहराफ का मतलब होता है रास्ते से हट जाना, रास्ते से फिर जाना। यानी कि एक सीधे रास्ते पे आप जा रहे हैं और फिर आप उस रास्ते से हट गए हैं, और किस वजह से हट रहे हैं? किसी रुकावट की वजह से, किसी बैरियर की वजह से जो साउंड होता है वो अपना रास्ता बदल लेता है। और ये दो लेटर हैं, लाम और रॉ। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लाम और रॉ में इनहराफ होता है। तो जैसा कि यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले रॉ में, रॉ के लिए साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से के ज़रिए मखरज तक पहुँचती है। अब मखरज सिर्फ एक छोटा सा होल है। देखें यहाँ पे पिक्चर में आप देखें कि ये वोकल कॉर्ड से होता हुआ साउंड मखरज तक आया। अब मखरज अगर आप सेकंड पिक्चर देखें तो इसमें यह है ना कि हमारी ज़ुबान की नोक और उसके साथ जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ज़हरुल लिसान, सरफेस जो ज़ुबान की है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि ये वाला पार्ट ऊपर का। तो अब क्या है कि साउंड जब आता है वोकल कॉर्ड के ज़रिए, अब मखरज आगे सिर्फ एक छोटा सा होल है। यहाँ अगर आप इस पिक्चर को देखें जहाँ पे टंग ऊपर है, तो यहाँ ये एक छोटा सा होल, एक सुराख है, और बाकी पूरा मखरज बंद है, क्योंकि साइडों से हमारी टंग ज़हरुल लिसान के लिए, ज़हरुल लिसान जो हमारी है वो ऊपर मखरज पे है, टच हो रही है, तो मखरज वहाँ से बंद है, पैलेट पे लगी हुई है ना, यहाँ पे हमारी ज़ुबान की नोक और उसकी जो सरफेस है वो ऊपर सामने के दांतों के जो पीछे जगह है वहाँ पे जाके यहाँ पे वो टच होती है। तो अब आवाज़ जो है वो जब आती है वोकल कॉर्ड के रास्ते से, तो अब उसको आगे मखरज बहुत नैरो मिलता है, तो वो फिर आवाज़ जो होती है वो ड्रिफ्ट होकर इधर उधर से, साइड से होकर दरमियान के होल से और या उस नैरो जगह से निकलती है। और रॉ में जो ये ड्रिफ्टिंग है, इनहराफ है, वो कम होता है लाम के मुकाबले में, लाम में ज़्यादा होता है। और लाम में किस तरह से होता है कि लाम के लिए अगर आप देखें तो ये आपका वोकल कॉर्ड के ज़रिए जब आवाज़ बाहर आती है, अब आगे उसको क्या है कि मखरज कम्प्लीटली बंद है, क्योंकि लाम के लिए हमारी ज़ुबान की नोक के साथ साइड का हिस्सा भी साथ ही होता है ना, अब पूरा ये मखरज बंद है। अब जब आवाज़ वोकल कॉर्ड के ज़रिए होती हुई आती है, निकलने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता, तो वो साइड से ड्रिफ्ट करती है, तो वो साइडों में से, साइड से आवाज़ निकलती है। जैसे इस पिक्चर में आप देखें, जो टंग यहाँ पे बिल्कुल मखरज बंद है, तो जो साउंड है वो साइडों से ड्रिफ्ट होकर आता है, यानी कि वो अपना रास्ता बदल लेता है। तो इसलिए लाम में ड्रिफ्टिंग ज़्यादा है, इनहराफ ज़्यादा है, और रॉ में कम है। तो इस तरह से ये इनहराफ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला अगली जो सिफ़ा है वो है तिकरार। तिकरार की जो सिफ़ा है ये हमारे पास होती है रॉ में। इसका मतलब क्या होता है? द ट्रिलिंग ऑफ द टंग। जब हम लेटर को प्रोनाउंस करते हैं तो उस लेटर के अंदर हम हमारी जो
टंग है, टंग टिप है, वो वाइब्रेट करती है, ट्रिल करती है, रेपिटिशन भी कहते हैं इसको, रेपिटिशन होती है ना उसमें। ये किस तरह से होता है, तो यहाँ पे अगर आप रॉ को देखें तो अगेन वही कि वोकल कॉर्ड से होता हुआ साउंड जब आता है तिकरार के लिए, तो क्या है कि मखरज के करीब पहुँचता है तो मखरज सिर्फ दरमियान में से खुला है। अगेन इस पिक्चर को देखिए कि मखरज सिर्फ ये दरमियान में से एक होल है और बहुत नैरो जगह है, यानी कि बहुत छोटा सा होल है ना, तो एक बहुत बड़ा मखरज था लेकिन वो सारा बंद है और एक छोटा सा होल खुला हुआ है दरमियान में से। और अब आवाज़ का जो प्रेशर होता है ना, वहाँ पे आके वो बिल्डअप हो जाता है और फिर क्या होता है कि अब ज़ुबान की नोक अपने मखरज से थोड़ा हिलती है, हटती है। जब ज़ुबान अपने मखरज से हिलती है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जब साउंड का, तो अब ज़ुबान वहाँ से हिल रही है निकलने के लिए, साउंड को निकालने के लिए ज़ुबान हिलती है उसकी नोक, तो क्या होता है उससे वो तिकरार का साउंड निकलता है और फिर मखरज बंद हो जाता है। यहाँ पे जो गलती होती है वो क्या है कि अगर हम मखरज को ज़ोर से बंद रखेंगे और ज़ोर देकर आवाज़ को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तिकरार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर मखरज को नरमी से हम इस्तेमाल करेंगे तो तिकरार भी एक ही बार होगी, जैसे कि अर्रहमान, और एक है अर्रहमान, ये बहुत ज़्यादा तिकरार हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तिकरार बहुत ज़्यादा नहीं देनी, इसको कंट्रोल रखना है। और जब रॉ हैवी होता है उसमें तिकरार ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा वाज़े होती है, लेकिन जब रॉ मुरक्कक होता है यानी कि तरकीक होती है तो उसमें ज़्यादा तिकरार वाज़े नहीं होती। इसके बाद अगला हमारा जो अगली सिफ़ा पे जाते हैं और वो है नंबर 5 पे तफ़शी। तफ़शी में हम क्या करते हैं कि द स्प्रेडिंग अराउंड ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर इन द माउथ, यानी कि हम लेटर का जो साउंड है मुंह के अंदर उसको स्प्रेड करते हैं। और ये किस में होता है, सिर्फ एक लेटर है शीन में होता है। और किस लिए ये होता है शीन के अंदर, क्योंकि क्या है कि शीन का जो मखरज है वो उस मिडल टंग और पैलेट है ना, मिडल पैलेट और मिडल टंग है, तो अब उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा माउथ में आपको स्पेस मिल जाती है, जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से वो जो साउंड आता है वोकल कॉर्ड से तो वो मुंह के अंदर फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो इसलिए उसमें तफ़शी होती है। तफ़शी के भी जिस तरह से हमने देखा था कि लेवल्स थे इसके सफ़ीर के और कलकला के, इसी तरह तफ़शी के भी लेवल्स हैं कि सबसे ज़्यादा तफ़शी कब हम देते हैं शीन में, जब शीन के ऊपर शद हो। अश्शैतान, अश्शैतान। फिर सेकंड नंबर पे है जब शीन साकिन होता है, युशरिक। और सबसे कम तफ़शी होगी शीन में जब फतह दमा कसरा के साथ आएगा, शैइन, शैइन। तो अब आप देखें कि हर हाल में शीन में तफ़शी है, चाहे वो शद के साथ है, चाहे वो साकिन है, चाहे वो मुतहरिक है, लेकिन उसके लेवल्स हैं। इसी तरह से हर जो लेटर है उसमें ये सारे लेटर्स के अंदर जो उसकी सिफ़ा होती है वो हमेशा होती है, जिस लेटर की जो सिफ़ा है वो हमेशा उसके अंदर होती है। जो टेम्परेरी सिफ़ा हैं वो कभी कभी होती हैं, लेकिन जो लाजमा वाली हैं परमानेंट हैं वो हमेशा लेटर के अंदर होती हैं, लेकिन वो प्रोमिनेंट कभी कभी साकिन या शद के साथ होती हैं। नेक्स्ट हमारा है नंबर 6 पे आता है इस्तताला, जिसका मतलब होता है लेंथनिंग। द साउंड इज कंप्रेस्ड एंड इम्प्रिजन्ड बिटवीन द टंग एंड रूफ ऑफ द माउथ। क्या होता है कि जैसे देखें इसमें लेटर दौद है, एक ही लेटर है इसका दौद, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस्तताला होता क्या है। इस्तताला ये होता है कि जैसे आप देखें आपका जो मीनिंग इसका होता है लेंथनिंग।
टेक्निकली हम इसमें करते क्या है, मीनिंग तो इसका हमें पता लेंथनिंग है, लेकिन हमने करना क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि हम अपनी टंग को पुश करते हैं आगे की तरफ, ज़ुबान को आगे की तरफ पुश करते हैं, यहाँ तक कि हमारी जो ज़ुबान की नोक है वो सामने हमारे ऊपर के दांतों के गम के करीब, जहाँ से हम लाम को अदा करते हैं, वहाँ पहुँच जाती है। इस तरह से हम साउंड को पुश करते हैं और अपनी टंग को पुश करते हैं। और इसमें आप देखें, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि दौद का जो मखरज है कि हमारी ज़ुबान की साइड जो हैं वो ऊपर के जो मोलर टीथ हैं उनके अंदर वाली जगह पे होती है, और दौद में इस्तेआला भी होता है, यानी कि ये मुफ़ख्खम लेटर भी है, उसके बाद इसमें इतबाक भी होता है, स्टिकिंग भी होती है। तो इसका मतलब है कि ज़ुबान एक तो मखरज की वजह से ऊपर पैलेट के करीब होती है, और दूसरा इसमें ये दोनों क्वालिटीज़ इतबाक और इस्तेआला है, जिसकी वजह से ज़ुबान जो है वो काफ़ी ऊपर पैलेट पे होती है। तो देखें, जब साउंड निकल कर आता है वोकल कॉर्ड से, तो अब आगे उसके पास जो जगह है साउंड की वो बहुत नैरो होती, बहुत कम होती है, यानी कि पैलेट और टंग के दरमियान बहुत कम फासला होता है, जिससे वो साउंड प्रेस होता रहता है वो साउंड। और उससे क्या होता है कि टंग टिप इतनी फिर स्लाइड करती है कि वो लाम के मखरज तक पहुंच जाती है। इस प्रोसेस को इस्तिताला कहते हैं, इसको कहते हैं इस्तिताला, यानी कि आपने वो साउंड के प्रेशर की वजह से आपने अपनी टंग को स्लाइड करते हैं आगे की तरफ, और फिर इस तरह से वो टंग जो है वो लेंथनिंग उसमें आती है, इसको इस्तिताला कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मखरज में बिल्कुल आप देखें कि टंग आगे से भी ऊपर है, दरमियान में से भी टंग बिल्कुल ऊपर उठी हुई है, और पीछे से भी बहुत कम जगह है जहाँ से साउंड निकल कर आता है। तो साउंड बहुत ज़्यादा कंप्रेस होता है उसमें, इसलिए उसमें इस्तिताला है। लास्ट जो हमारा है, जो हमारी लास्ट सिफा है वो है नंबर 7 पे गुन्ना। और गुन्ना हमें पता है नेज़ल साउंड को कहते हैं, नाक में से जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं। और इसमें लेटर्स हैं नून और मीम, 2 लेटर्स हैं। और गुन्ना नून और मीम में हमेशा हमेशा होता है। गुन्ना कभी भी हम नून और मीम में से अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि नून के ऊपर फ़तह इसलिए गुन्ना नहीं है, हर हाल में नून और मीम पे गुन्ना होता है, फ़तह दमा कसरा हो, साकिन हो या शद हो। और ये जो गुन्ना का साउंड है नून और मीम, ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इनकम्प्लीट है गुन्ना के बगैर। यानी कि ये जो मीम और नून है उसको हम उसके साउंड को कंप्लीट कर ही नहीं सकते जब तक कि हम उसमें गुन्ना ना दें। गुन्ना हर हाल में उसके अंदर होता है। और एक आखिरी चीज़ कि ये जो गुन्ना है इसकी टाइमिंग नहीं होती, इसकी टाइमिंग होती है, इसके कोई काउंट्स नहीं होते। यानी कि गुन्ना हम किस तरह देते हैं, उसके टाइम को मेजर करते हैं, मेजरमेंट के साथ होता है गुन्ना, काउंट के साथ नहीं होता है कि 1 काउंट गुन्ना है, 2 काउंट है, 3 काउंट है या 4 काउंट है। गुन्ने की टाइमिंग होती है। तो हमने वो टाइमिंग हमें किस तरह से पता चलती है, जो हमारा टीचर है उसको वो हमें बताते हैं कि कितना टाइम आप किस गुन्ना पे कितना टाइम देना है, क्योंकि हर गुन्ना की टाइमिंग भी डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।